आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी में। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने पूंजी ढांचे की दो विचारधाराओं का अध्ययन किया है, जिनका नाम था नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इन दोनों विचारधाराओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम बची हुई दो विचारधाराओं का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी पहली विचारधारा है ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत विचारधारा। The traditional approach establishes a compromise between the net income approach and the net operating income approach। जो परंपरागत विचारधारा है वह शुद्ध आय विचारधारा और शुद्ध संचालन आय विचारधारा के मध्य एक समझौता स्थापित करती है। और परंपरागत विचारधारा को इन दोनों विचारधाराओं के बीच समझौता स्थापित करना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विचारधारा इन दोनों विचारधाराओं की कुछ बातों का समर्थन करती है और कुछ बातों का समर्थन नहीं करती है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ये समर्थन करती हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका समर्थन नहीं करती है। It resembles net income approach in arguing that overall cost of capital and the value of the firm are both affected by capital structure decision। जो परंपरागत विचारधारा है वह शुद्ध आय विचारधारा के संबंध में इस बात का समर्थन करती है कि पूंजी की जो लागत है और जो फर्म की जो वैल्यू है, ये दोनों ही पूंजी ढांचे निर्णय से प्रभावित होते हैं। ये दोनों कौन कौन? पूंजी की लागत और फर्म की वैल्यू, ये दोनों ही पूंजी ढांचे निर्णय से प्रभावित होते हैं। बट इट डज नॉट सब्सक्राइब दैट यूज ऑफ डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर विद इन लिमिट will necessarily increase the overall cost of capital and increase the value of the firm। लेकिन परंपरागत विचारधारा शुद्ध आय विचारधारा के पक्ष में यह समर्थन नहीं करती कि अगर कोई भी कंपनी पूंजी ढांचे में डेब्ट का प्रयोग करती रहेगी तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि पूंजी की जो लागत है, वो घटती जाएगी और फर्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस बात का समर्थन नहीं करती है कि कोई भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट का प्रयोग करती रहेगी, फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी और जो पूंजी की जो लागत है वो घटती जाएगी। ए डेब्ट इज़ ए रिलेटिवली चीपर सोर्सेज ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। जो डेब्ट है उसको वित्त का सबसे सस्ता और अच्छा साधन माना जाता है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके दो रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि जो डेब्ट पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की भुगतान करते हैं वह रेट ऑफ डिविडेंड के कंपैरिजन में कम होता है। और दूसरा इसका रीज़न था वो ये था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल है। जब भी कंपनी अपना टैक्स कैलकुलेट करती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉफिट्स में से घटा दिया जाता है। इसीलिए डेब्ट को वित्त का सबसे सस्ता और अच्छा साधन माना जाता है। इट रिजेंबल्स नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दैट इफ द proportion of debt is increased beyond a certain point, the overall cost of capital start increasing and firm's market value begins to decline। लेकिन जो परंपरागत विचारधारा है वह शुद्ध संचालन आय विचारधारा के पक्ष में इस बात का समर्थन करती है कि अगर कोई भी कंपनी अपने पूंजी ढांचे में एक लिमिट से ज़्यादा डेब्ट का प्रयोग करेगी तो उससे जो पूंजी की लागत है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और जो फर्म की वैल्यू है वो भी गिरना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें भी कमी आएगी। वह इस बात का समर्थन करती है। और ऐसी कौन सी बात है जिसका समर्थन नहीं करती है? वो ये है
कि अगर कोई भी कंपनी अपने पूंजी ढांचे में ज़्यादा से ज़्यादा या एक लिमिट से ज़्यादा डेब्ट का प्रयोग करेगी तो उसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो फर्म का मूल्य है वो दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो आएगा, वो दोनों फिक्स रहेंगे। इस बात का समर्थन नहीं करती है। Thus, an optimum capital structure exists, and it occurs at the degree of financial leverage where overall cost of capital is minimum and the value of the firm is maximum। इसलिए किसी भी कंपनी के पूंजी ढांचे को ऑप्टिमम अनुकूलतम तभी कहा जाएगा किस पॉइंट पे, अगर आप डिग्री ऑफ लिवरेज को या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को आप बढ़ाते हैं और जहाँ पे पूंजी की जो लागत है वो कम होगी और जहाँ पे फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे पूंजी की लागत कम होगी और फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी वह पॉइंट आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पॉइंट कहलाएगा। अब हम परंपरागत विचारधारा के 3 चरणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेज है द यूज ऑफ डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये जो फर्स्ट स्टेज है वो ये कहती है कि अगर कोई भी कंपनी अपने पूंजी ढांचे में डेब्ट का प्रयोग करती है तो पूंजी की जो लागत है वो कम हो जाएगी और जो फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इन दिस स्टेज cost of equity remains constant or rise negligible. The cost of debt also remains constant and rise negligibly, since the market consider the use of debt as a reasonable policy at this stage। और इस चरण में यह भी कहा गया है कि जो समता की लागत है और जो डेब्ट की लागत है यानी कि ऋण की लागत है, ये दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और ये दोनों ही बहुत ही कम मात्रा में बढ़ेंगे। यानी कि मोस्टली ये माना गया है कि ये कांस्टेंट रहेंगे, ये बढ़ेंगे नहीं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर ये बढ़ते भी हैं तो ये बहुत ही कम मात्रा में ये बढ़ेंगे, इसलिए इनको राइज नेजिबली कहा गया है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई भी कंपनी डेब्ट का प्रयोग करती है तो जो बाजारी शक्तियां हैं वह ऋण के प्रयोग को इस चरण में एक उचित नीति मानती हैं। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेज है इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि डेब्ट के प्रयोग करने से जो पूंजी की लागत है वो कम हो जाती है और जो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज। वंस द फर्म हैज़ रीच्ड ए सर्टेन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, increase in leverage does not affect the overall cost of capital and the value of the firm। जब कोई भी फर्म का जो वित्तीय लिवरेज है वह एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है और उसके बाद वित्तीय लिवरेज को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रभाव पूंजी की लागत और फर्म की वैल्यू पे नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित सीमा के बाद अगर आप वित्तीय लिवरेज को बढ़ाओगे तो ना तो पूंजी की लागत कम होगी और ना ही फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज़ बिकॉज द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ड्यू टू एडिड फाइनेंशियल रिस्क completely offsets the advantage of using cheaper debt capital। और इसका मुख्य कारण ये है कि अगर आप डेब्ट का प्रयोग करते हैं तो उससे वित्तीय जोखिम बढ़ जाता है और वित्तीय जोखिम बढ़ने की वजह से ही जो समता की लागत है वह भी बढ़ जाती है। इसीलिए जो डेब्ट का प्रयोग करने से जो हमें फ़ायदा होता है वह समता की लागत बढ़ने से शून्य हो जाता है। विद इन दैट रेंज the overall cost of capital will be minimum and the value of the firm will be maximum।
और इस सीमा के अंदर, कौन सी सीमा, जब किसी कंपनी का वित्तीय लिवरेज एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, उस सीमा के अंदर जो पूंजी की लागत है वह मिनिमम होगी और जो फर्म की वैल्यू है वह मैक्सिमम होगी। दिस रेंज और लेवल रिप्रेजेंट्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इसलिए सेकंड स्टेज को ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। इन दिस थर्ड स्टेज द फर्दर इंक्रीज इन डेप्ट will lead to increase in overall cost of capital and will reduce the value of the firm। और जो ये तीसरा चरण है इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी और ज़्यादा ऋण का प्रयोग करती है तो इससे जो पूंजी की जो लागत है वो बढ़ जाएगी और जो फर्म की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड स्टेज में दो कारण होंगे, एक तो डेब्ट के प्रयोग करने से भी पूंजी की लागत बढ़ेगी, दूसरा जो समता की जो लागत है वह भी बढ़ जाएगी, तो दोनों ही जो लागतें हैं वो बढ़ जाएंगी। इसीलिए किसी भी फर्म को अपने पूंजी ढांचे को ऑप्टिमम बनाने के लिए एक निश्चित सीमा तक ही डेब्ट का प्रयोग करना चाहिए। अब हम परंपरागत विचारधारा को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, जिसमें दिखाया गया है ओ एक्सिस पे डिग्री ऑफ लिवरेज को, जिसमें ओ वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दिखाया गया है। यहाँ पे के ई है वो डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, जो के डी है वो डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट को, और जो के ओ है वो डिनोट करता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। द फिगर डिपिक्ट्स दैट cost of equity rise nascently in the initial stage but starts rising sharply in the later stage. The cost of debt remains constant up to a certain degree of leverage and thereafter it also starts rising. The overall cost of capital curve is saucer shaped with a horizontal range RR. The optimum capital structure of the firm is represented by the range RR because in this range the overall cost of capital is minimum and the value of the firm is maximum। आइए देखते हैं इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है। देखिए फर्स्ट स्टेज, देखिए इसमें जो के ई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वह थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जो के ओ है यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो जो पूंजी की लागत है वो हमारी घट रही है, लेकिन जो के डी है यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो हमारी कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है और वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन शेप में है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में कोई भी कंपनी अपने पूंजी ढांचे में डेब्ट का प्रयोग करके जो पूंजी की लागत है उसको कम कर सकती है और अपनी फर्म की वैल्यू को बढ़ा सकती है। अब बात करेंगे हम सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में देखिए जो के ई है यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपका के ओ और के डी है ये दोनों ही कांस्टेंट है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन शेप में है। तो इसका अर्थ ये है कि जब हमने डेब्ट का प्रयोग किया तो उससे ऋण की जो लागत है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ और ऋण की लागत में चेंज नहीं होने से पूंजी की लागत में भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो समता की जो लागत है वो बढ़ रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये स्टेज है इस स्टेज में जो पूंजी की लागत है वो कम है और इसीलिए स्टेज को हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में जो के ई है वह बढ़ रही है और जो के ओ है और के डी है ये दोनों भी बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो के ओ और के डी है ये सॉसर शेप में है और इसका मुख्य कारण ये है कि जब ऋण की लागत बढ़ रही है तो पूंजी की लागत भी बढ़ रही है और यहाँ पे समता की लागत भी बढ़ रही है, ये तीनों ही लागत बढ़ रही हैं। इसीलिए हमारे लिए यह उचित रहेगा कि हम केवल सेकंड स्टेज तक ही यानी कि जो सेकंड स्टेज वाली जो सीमा है उसी तक हम डेब्ट का प्रयोग कर सकते हैं और
लागत को कम कर सकते हैं, फर्म की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अगर इस स्टेज से ज़्यादा अगर आप डेब्ट का प्रयोग करोगे तो समता की लागत भी बढ़ेगी, डेब्ट की लागत भी बढ़ेगी और जिसके कारण पूंजी की लागत बढ़ जाएगी और फर्म की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसलिए जो सेकंड स्टेज है वो किसी भी कंपनी के लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। इस विचारधारा को मोदी गिलानी मिलर अप्रोच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विचारधारा मोदी गिलानी और मिलर नाम के विद्वान ने दी थी। द मोदी गिलानी मिलर अप्रोच इज सिमिलर टू द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर्ड। यदि हम टैक्स को इग्नोर कर देते हैं तो मोदी गिलानी मिलर जो विचारधारा है वह शुद्ध संचालन आय विचारधारा के समान होगी। दिस थ्योरी प्रूव्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यह थ्योरी हमें बताती है कि जो पूंजी ढांचा निर्णय है, जो फर्म की वैल्यू है और जो फर्म की पूंजी की कुल लागत है, इन तीनों में कोई भी संबंध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूंजी ढांचा निर्णय है उसका फर्म की वैल्यू और पूंजी की लागत पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इट जस्टिफाइज द प्रोपोजिशन दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशो। और यह थ्योरी हमें यह भी बताती है कि जो पूंजी की जो लागत है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप डेब्ट और इक्विटी का कोई भी प्रोपोर्शन यूज़ कर लीजिए। अब हम इस विचारधारा के संबंध में दो केसेस पढ़ेंगे, जिसमें पहला केसेस है व्हेन द टैक्सेस आर इग्नोर्ड, जब टैक्स को शामिल नहीं किया जाता है। दिस थ्योरी प्रोपाउंड्स दैट a change in debt equity ratio does not affect the overall cost of capital and the total value of the firm। इसका अर्थ ये है कि हमें यह थ्योरी यह भी बताती है कि जब डेब्ट इक्विटी रेशो में चेंज होगा उससे पूंजी की लागत और फर्म की वैल्यू पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि डेब्ट इक्विटी रेशो में चेंज से ना तो पूंजी की लागत कम होगी और ना ही फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। द रीज़न बिहाइंड द थ्योरी इज दैट ऑल्दो द डेब्ट इज चीपर टू इक्विटी with the increased use of debt as a sources of finance, the cost of equity increase, and this increase in the cost of equity offsets the advantage of the low cost of debt। और यह थ्योरी हमें यह भी बताती है कि जो डेब्ट है उसका प्रयोग करने से जो पूंजी की लागत है वो घट जाती है। जो डेब्ट है वह समता के कंपैरिजन में कम खर्चीला है और जब हम डेब्ट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे जो समता की लागत है वो बढ़ जाती है। लेकिन डेब्ट का ज़्यादा प्रयोग करने से जो हमें फ़ायदा होता है वह फ़ायदा समता की लागत बढ़ जाने से शून्य हो जाता है। इसीलिए हमें अपने पूंजी ढांचे में एक उचित मात्रा में ही डेब्ट का प्रयोग करना चाहिए। द थ्योरी फर्दर प्रोपाउंड्स दैट बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट ऑफ डेब्ट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंक्रीज्ड ड्यू टू द इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉल्स thereby again keeping the overall cost of capital constant। और आगे हमें यह थ्योरी यह भी बताती है कि एक लिमिट के बाद जब हम डेब्ट का प्रयोग करते हैं तो जो ऋण की जो लागत है वो बढ़ जाती है और ऋण की लागत बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो है वित्तीय जोखिम का बढ़ जाना, लेकिन जो समता की जो लागत है वो घट जाती है। इसीलिए जो
फर्म की टोटल पूंजी की जो लागत है वह हमारी कांस्टेंट रहती है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है अजम्पशंस ऑफ एमएम अप्रोच। यहाँ पे जो एमएम अप्रोच है उसकी कुछ मान्यताएं दे रखी है, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। यहाँ पे जो पूंजी बाजार है वो परफेक्ट माना गया है। फर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू होमोजीनियस रिस्क क्लासेस। जितने भी फर्म हैं उनको जोखिम के अनुसार एक ही ग्रुप में क्लासिफाइड किया हुआ है। थर्ड है ऑल द इन्वेस्टर्स हैव सेम एक्सपेक्टेशंस अबाउट द नेट ऑपरेटिंग इनकम। जितने भी इन्वेस्टर हैं सभी की जो शुद्ध संचालन आय है उसके संबंध में सभी की सब सेम संभावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक जैसा रिटर्न प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 100% पे आउट रेशो। ऑल द अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो भी अर्निंग्स होगी उन सभी अर्निंग्स को जो हमारे शेयर होल्डर हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज ए रिटर्न, एज ए डिविडेंड। देयर आर नो कॉरपोरेट टैक्सेस। यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी कॉरपोरेट टैक्सेस नहीं लगाया गया है। द कट ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए फर्म इज़ द कैपिटलाइजेशन रेट। जो फर्म का जो कट ऑफ रेट है, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी आपको रिटर्न प्राप्त होता है वो कट ऑफ रेट है, वो डिपेंड करेगा कैपिटलाइजेशन रेट पे। नेक्स्ट है द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ द एमएम अप्रोच इज दैट द टोटल वैल्यू ऑफ ए फर्म मस्ट बी कांस्टेंट irrespective of the changes in the debt equity ratio। जो मोदी गिलानी मिलर विचारधारा है उसकी मुख्य बात ये है कि जो फर्म की जो टोटल वैल्यू है उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप डेब्ट इक्विटी रेशो में कोई भी चेंज करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने डेब्ट इक्विटी रेशो में कोई भी चेंज किया है तो उससे फर्म की वैल्यू ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। मोदी गिलानी एंड मिलर प्रोवाइड बिहेवियरल जस्टिफिकेशन फॉर द इरेलेवेंस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। जो मोदी गिलानी और मिलर जो विचारधारा है वह केवल बताती नहीं है कि डेब्ट इक्विटी रेशो में चेंज होने से फर्म की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, बल्कि इसको सिद्ध करके भी दिखाती है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दिस जस्टिफिकेशन लाइज इन द आर्बिट्रेज प्रोसेस। और जो सिद्ध की जो प्रक्रिया है वह प्रतिस्थापन प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध की गई है। प्रतिस्थापन प्रक्रिया में उन प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को शामिल किया जाता है जो पूंजी बाजार में अस्थायी हो गई हैं। इट इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज़ हुज प्राइस आर लोअर अंडरवैल्यूड सिक्योरिटीज़ एंड सेलिंग दो सिक्योरिटीज़ हुज प्राइस आर हायर और वैल्यूड सिक्योरिटीज़। जो प्रतिस्थापन प्रक्रिया है वो हमें बताती है कि हम उन प्रतिभूतियों को खरीदेंगे जिनकी कीमत कम है और उन प्रतिभूतियों को हम बेच देंगे जिनकी कीमत ज़्यादा है। द बाइंग ऑफ ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ will increase their demand and will result in rising their price, and the selling of overvalued securities will increase their supply thereby bringing down their price। ये कहता है कि हम उन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं जिनकी कीमत कम होती है और ऐसी प्रतिभूतियों को खरीदने से उन प्रतिभूतियों की मांग बढ़ जाती है और जब मांग बढ़ेगी तो उन प्रतिभूतियों की जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हम उन प्रतिभूतियों को बेच देते हैं जिनकी कीमत ज़्यादा होती है। जब हम उन प्रतिभूतियों को बेच देते हैं तो मार्केट में जो सप्लाई है उनकी ज़्यादा हो जाती है और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उनकी जो कीमत है वो भी कम हो जाएगी। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु की मांग बढ़ने से
उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है, और किसी भी वस्तु की जो सप्लाई है वो बढ़ने से उस वस्तु की जो कीमत है वो घट जाती है। दिस विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। दिस arbitrage process ensure that the securities of two identical firms cannot sell at different price for long time. Hence, capital structure decision of a firm does not affect its market value. और जो प्रतिस्थापन प्रोसेस है वो यह बताता है कि ये प्रक्रिया तब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक लगातार चलती रहेगी, जब तक संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। और यह प्रक्रिया हमें यह भी बताती है कि दो समान फर्में की जो प्रतिभूतियां हैं उनको आप बाज़ार में अलग अलग कीमत पर लंबे समय तक नहीं बेच सकते। यानी कि दो फर्में हैं और वो अपने प्रतिभूतियों को बाज़ार में अलग अलग कीमतों पर नहीं बेच सकती, क्योंकि वो दोनों ही एक जैसी फर्में हैं। हैंस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ द फर्म डज नॉट अफेक्ट इट्स मार्केट वैल्यू। इसलिए जो पूंजी ढांचा निर्णय है वह फर्म की मार्केट वैल्यू को प्रभावित नहीं करता है। अब हम अपना दूसरा केसेस पढ़ेंगे जिसमें हम टैक्स को शामिल करते हैं। मोदी, गिल्यानी एंड मिलर एग्री दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज and the cost of capital will decline with the use of debt if corporate taxes are considered। वो कहते हैं कि अगर कॉरपोरेट टैक्स को कंसिडर कर लिया जाए तो डेब्ट का प्रयोग करने से जो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और पूंजी की जो लागत है वो कम हो जाएगी। ये दोनों इस बात से सहमत हैं। द इफ़ेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वो यह भी बताते हैं कि जो ऋण की जो लागत है वह ब्याज की दर से कम होगी। हैंस द वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म वुड एक्सीड देन द अनलिवर्ड फर्म बाय एन अमाउंट इक्वल टू द लिवर्ड फर्म्स डेब्ट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ टैक्स। वो बताते हैं कि जो लिवर्ड फर्म है उसके डेब्ट को अगर रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो जो अमाउंट आएगा उतने ही अमाउंट से जो लिवर्ड फर्म है वह अनलिवर्ड फर्म के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसीलिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे साथ कुछ सीखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।